आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिजायर कंपटीशन एकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, डिजायर कंपटीशन एकेडमी के द्वारा एक सीरीज लाया जाता है जिसका नाम रहता है 10 कदम स्पेशल सीरीज। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी 10 कदम स्पेशल सीरीज और हम बात करते हैं संविधान का। तो संविधान का 107वां एपिसोड है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरे द्वारा बनाए गए 106 तक जितने भी एपिसोड हो देखे होंगे। और पिछला जो एपिसोड था 106 जिसका टॉपिक था राष्ट्रीय आपातकाल, उसको देख लिए होंगे। अब इसी के दूसरे भाग पे हम जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है। हमने पहले में देखने का प्रयास किया था कि कैसे लगाया जाता है, किन आधारों पर लगाया जाता है और किस प्रकार से राष्ट्रपति उसकी घोषणा करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जैसे लग गया एक बार तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको आज हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तो आज की सीरीज को हम चालू करते हैं और आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव पर। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब एक बार लग जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, किन किन चीज़ों पर पड़ता है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला हम जानते हैं यहाँ पर कार्यपालिका पर इनका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे कार्यपालिका यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका पर प्रभाव ये पड़ता है कि हम सबको पता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो शक्ति एक ही जगह पे केंद्रित हो जाती है और उसमें जो संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, तो राज्यों की जो कार्यपालिका है वो यहाँ पर निलंबित हो जाती है। ये आपको समझना है, वहाँ पर राज्यों की कार्यपालिका उतना ज़्यादा कार्य नहीं करती। तो संघीय जो कार्यपालिका होती है वो एकदम से शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ पर संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र की जो सरकार है वो शक्तिशाली होती है और वो निर्देश देती है राज्यों की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। मतलब राज्यों की जो सरकार रहती है उनको निर्देश करती रहती है कि आप अपने राज्य में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल में कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आपको बताना है कि कार्यपालिका में राज्यों की कार्यपालिका को निर्देशित करते हैं केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका ही यहाँ पर शक्तिशाली हो जाती, ये आपको बताना है। चलिए अब हम जाते हैं विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। विधायिका अर्थात जो विधि का निर्माण करती है। तो आप सभी को पता है कि संघ सूची पर नॉर्मल समय में, सामान्य समय में केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों बनाती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो विधायिका पर यहाँ पर जो राज्य को विधानमंडल है उसकी शक्ति निलंबित हो जाएगी, अर्थात उनके विधि बनाने की जो शक्ति है वो निलंबित रहेगी जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगे रहेगा तब तक। अर्थात उनकी विधि बनाने की शक्ति यहाँ पर निलंबित रहेगी, वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय तक विधानमंडल राज्यों की कोई भी विधि का निर्माण नहीं करेंगे। तो उनके लिए विधि का निर्माण कौन करेंगे, तो उनके लिए विधि का निर्माण करेंगे यहाँ पर संघीय विधायिका अर्थात संसद। कौन करेगी, संघीय विधायिका अर्थात संसद। राज्य सूची के विषय पर भी उस समय तक कानून बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का विधायिका पर प्रभाव ये पड़ता है कि राज्यों की विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रीय आपातकाल तक निलंबित रहती है, ये आपको बताना है। तो राज्य के लिए कानून बनाती है हमारी संसद, ये आपको ध्यान पे रखना है। हाँ, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो समाप्ति के 6 माह तक ये जो विधि है जिस पर केंद्र ने बनाए हैं, जिस पर संघ ने बनाए हैं, किसके लिए, राज्य के लिए, तो वो समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहेंगे और 6 माह के बाद राज्य चाहे तो उनको समाप्त कर सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये राज्य पर डिपेंड करता है। तो विधायिका पर प्रभाव हमको देखना है, राज्यों के विधानमंडल की शक्ति विधि बनाने के मामले में राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित रहेगी, उनके लिए कानून बनाएगी संसद, ये आपको ध्यान पे रखना है। चलिए हम जाते हैं वित्तीय संबंधों पर देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखना है एक आर्टिकल 354, एक आर्टिकल 354 में राष्ट्रपति के पास यहाँ पर एक शक्ति रहता है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व का वितरण रहता है उसको परिवर्तित कर सकता है। मतलब सामान्य समय में केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व का वितरण का जो परसेंटेज रहता है उसको चाहे तो राष्ट्रपति आर्टिकल 354 के तहत परिवर्तित कर सकता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। और
राष्ट्रपति अगर परिवर्तित करेगा तो उनको सदन के पटल पर रखे जाएंगे हमेशा। राष्ट्रपति एकाएक घोषणा करके इसको नहीं करेंगे, इसको सदन पर ही रखेंगे और सदन में इस पर चर्चा होगी, तभी इस पर सहमति होगी। और अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है, जैसे आपातकाल समाप्त हो गया और राष्ट्रपति ने केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा को परिवर्तित किया है, तो ये आपातकाल समाप्त होने के बाद उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहेंगे। ये आपको ध्यान पर रखने से, भारत के एक वित्तीय वर्ष चालू होता है, लगा रहता है ना, जो चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उस वित्तीय वर्ष तक ये लागू रहेंगे, जिसको अगर परिवर्तित किया किसने, राष्ट्रपति ने। तो ये आपको ध्यान पर रखना है कि वित्तीय संबंधों को परिवर्तित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 354 के तहत कौन, राष्ट्रपति। ये आपको बताना है, लेकिन राष्ट्रपति इसको को सदन के पटल पर रखेंगे, ठीक है, अकेले नहीं कर लेंगे। और आपातकाल समाप्त होने तक ये करेंट वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक लागू रहेगा, ये आपको ध्यान पे रखना। चलिए अब हम जाते हैं अगला। तो अगला हम देखते हैं, अब से पूछा जाता है क्वेश्चन, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल है तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो लोकसभा होता है और जो विधानसभा होता है, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा के कार्यकाल को भी और लोकसभा के कार्यकाल को भी 1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। कैसे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो भारत में तब, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल अगर समाप्त हो गया तो अधिकतम 6 माह तक ये कार्यकाल रहेगा। देखो, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तक यहाँ पर 1 वर्ष के लिए बढ़ते रहेगा, लेकिन जैसे राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो उनका कार्यकाल 6 माह तक रहेगा और 6 माह के बाद तुरंत चुनाव कराना अनिवार्य है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो कार्यकाल को कब तक हम बढ़ा सकते हैं, तो 1 वर्ष करके हम बढ़ा सकते हैं जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तक। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल हटता है तो 6 माह तक वो सरकार रहेगी, वो कार्यकाल रहेगा और 6 माह के बाद तुरंत आपको अगला चुनाव कराना अनिवार्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये है, चुनाव कराना अनिवार्य है 6 माह तक के कार्यकाल के बाद। और हमने देखा है ऐसा हुआ है 1975 में, जब हमने 1 साल के लिए 2 बार कार्यकाल बढ़ा है और वो चला था कब तक, 1977 तक। ये आपको ध्यान पर रखना है। तो लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है तो 6 माह तक रहे कार्यकाल और 6 माह के बाद उसके बाद चुनाव कराना एकदम से ज़्यादा यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जाते हैं, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा तब, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 359 के तहत हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए, ठीक है, जिसमें हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखते हैं, तो ये स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, स्वतः ही निलंबित हो जाएगी, ये आपको देखना है। जब भी देश में आपातकाल लगेगा तो जो आर्टिकल 19 के तहत हमको जो स्वतंत्रताएं मिलती है, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। उसके लिए राष्ट्रपति को कुछ अलग से घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर अब आपको ये चीज़ समझना है कि ये स्वतः निलंबित हो जाती है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हमने किया था कब, 1978 में, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमने किया था 1978 में, तो उनमें अब हमको देखना है कि आपातकाल 2 टाइप के लगते हैं। कितने टाइप के लगते हैं, 2 पार्ट। मैं आपको बताया था 3 आधार होते हैं, एक होता है युद्ध होता है और दूसरा होता है यहाँ पर, एक हो गया युद्ध, दूसरा होता है बाह्य आक्रमण और तीसरा होता है यहाँ पर आंतरिक अशांति, या फिर अब उसको हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। तो अब अगर हम देखेंगे तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो अनुच्छेद 19 है वो तभी निलंबित होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या हो, युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो, अर्थात 2, जिसको हम बोलते हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर लगता है आपातकाल, तभी ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरा जो आधार है सशस्त्र विद्रोह, इस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है, तब आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली जो स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों पर आर्टिकल 359 के तहत जब भी आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली जो स्वतंत्रताएं वह स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। ये होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने किया था 1978 में, तो उसके तहत अब अगर
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता है निलंबित नहीं होगी। हाँ, दो आधार पर अगर लगता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण पर, तभी ये स्वतः निलंबित होगी, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब हम देखते हैं ये आर्टिकल 359 आएगा। ये कौन सा आर्टिकल आएगा? 359। अब देखो, हमने देखा कि जब भी आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। कब निलंबित नहीं होगा मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 भर मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत जितने भी और अन्य मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन राष्ट्रपति घोषणा करके करेगा। ठीक है, उनका निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति फिर से घोषणा करेगा। और जिस जिस मौलिक अधिकार को निलंबित करना चाहता है राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान आर्टिकल 19 को छोड़ के, उनको भी क्या करेगा? वो अलग से घोषणा करके बताएगा। तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित होंगे, लेकिन अन्य जो मौलिक अधिकार है उनको अगर निलंबित करना चाहते हैं आर्टिकल 19 को छोड़ के, तो उसके लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत घोषणा करके निलंबित कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं आगे। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा और राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं तो उन मौलिक अधिकारों का अगर हनन करती है संसद तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपको मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय नहीं जा सकते, ये आपको बताना है। लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियाँ रहती है और मौलिक अधिकार का हनन कोई करता है तो आप जा सकते हैं कहाँ पे? न्यायालय, ये आपको ध्यान पे रखना है। और दो मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये इसका कभी भी निलंबन नहीं किया जा सकता अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब भी। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन स्वतः निलंबित कब होगी? जब राष्ट्रीय आपातकाल दो आधारों पर लगाया गया, एक युद्ध और दूसरा बाह्य आक्रमण। अगर तीसरा आधार पर लगाया गया सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तब ये स्वतः निलंबित नहीं होगी। ठीक है, ये रहेगा कौन सा? आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता है। एक आर्टिकल है 359। आर्टिकल 19 के अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है अगर उनको यहाँ पर निलंबित करना है तो राष्ट्रपति को एक घोषणा करके बताना पड़ेगा कि इन इन मौलिक अधिकारों को हमने निलंबित किया है। ठीक है, ये आपको बताना है। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते उसके प्रवर्तन के लिए। और एक और है आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी हम निलंबित नहीं कर सकते, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब भी। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 20 और 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया जाता है, या आप कमेंट करके बताएंगे जब भी ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लगे हैं। तो आपको बताना है कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगे हैं। ठीक है, जैसे 2 बार की अगर हम बात करें तो 2 बार हुआ है यहाँ पर युद्ध के लिए। जैसे 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया था तब आपातकाल लगा था। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब आपातकाल लगा था। लेकिन जो 1975 वाला है वो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है और ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। और इसी को हमने चेंज किया था कब? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अब आंतरिक अशांति के जगह पर हमने रख दिया है कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। तो ये आपको ध्यान पर रखना है कि 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 में, 1971 में, दोनों युद्ध के कारण थे। लेकिन 1975 वाला था वो यहाँ पर आंतरिक अशांति के कारण लगा था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो ये प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का। मैंने आपको बता दिया क्या कार्यपालिका पर, विधायिका पर, मौलिक अधिकारों पर, वित्तीय संबंधों में क्या पड़ता है ये मैंने बता दिया। कितने बार लगा ये भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और अधिक से अधिक कमेंट करेंगे। समझ नहीं आ रहा है, आ रही है तब भी, किस विषय पर और बनाया जा सकता है, किस टॉपिक पर, इसको भी आप बताएंगे। और यहाँ पर सभी टीचरों के द्वारा 10 कदम बनाया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखा करिएगा सभी का और जुड़े रहिएगा डिजायर कंपटीशन एकेडमी के साथ। सभी का धन्यवाद।